गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड फर्स्ट ईयर। आज मैं आपको का टॉपिक पढ़ा रही थी मानचित्र। आज आपका टॉपिक है मानचित्रों का वर्गीकरण। मानचित्रों का वर्गीकरण जब हम देखते हैं, हमने सबसे पहले कल मानचित्र पढ़ा था। तो मानचित्र की हमने परिभाषा पढ़ी थी कि मानचित्र क्या होता है। किसी भी पृथ्वी के किसी भी एक क्षेत्र का अध्ययन वैज्ञानिक एवं कलात्मक ढंग से जो किया जाता है या उसका जो चित्रण किया जाता है उसे हम मानचित्र कहते हैं। मानचित्र हम ये कह सकते हैं कि ग्लोब से ज़्यादा काम में आते हैं, क्योंकि मानचित्र किसी छोटे क्षेत्र का भी हो सकता है, ग्लोब किसी छोटे क्षेत्र का नहीं होता है, इसलिए मानचित्रों का उपयोग अधिक किया जाता है। मानचित्र किसी छोटे क्षेत्र, गांव, कस्बों, नगरों, हम ये कह सकते हैं ग्राम पंचायतों, ग्रामीण क्षेत्रों, शहरों, देश का, विश्व का, राज्यों का, जिले का, सबका मानचित्र बनाया जाता है और बनाया जा सकता है। मानचित्र का निर्माण जब हम करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले मापनी या आरेख निर्धारित करना पड़ता है, उसका पैमाना निर्धारित करना पड़ता है, उसके बाद ही हम मानचित्र का निर्माण कर सकते हैं। मानचित्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में अधिक सरल होता है, जिससे हम उसका प्रयोग में ला सकते हैं। फिर हम ये कह सकते हैं कि मानचित्र पर एक साथ हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि पूरे विश्व का मानचित्र हमें एक साथ अपनी आंखों से दिखाई दे सकता है। ग्लोब पर हम पूरे पृथ्वी को एक साथ दिखाई नहीं देती है, क्योंकि ग्लोब जो होता है अपने अक्ष पर पृथ्वी के अनुरूप ही, उसको हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का प्रतिरूप कहते हैं ग्लोब को। तो जैसे पृथ्वी टिकी हुई है अपने अक्ष पर, उसी तरीके से ग्लोब भी अपने अक्ष पर टिका हुआ होता है, तिरछा होता है, जिसके कारण हमें पृथ्वी का आधा ही भाग दिखाई देता है, आधा भाग दिखाई नहीं देता है। जब आधा भाग दिखाई नहीं देता है तो उसके कारण क्या होता है, हमें पृथ्वी आधी ही दिखाई देती है, हम पृथ्वी का आधा ही अध्ययन कर सकते हैं, फिर हमें उसको घुमाना पड़ता है, उसके बाद हमें उसका अध्ययन आधा का कर सकते हैं। लेकिन मानचित्र पर इस तरीके की समस्या हमारे सामने नहीं आती है, क्योंकि मानचित्र पर क्या होता है कि हम एक साथ ही हमें सब कुछ दिखाई दे जाता है, क्योंकि एक साथ हम जब विश्व का मानचित्र देखते हैं तो पूरी पृथ्वी हमें उसके ऊपर दिखाई देती है, इसलिए मानचित्रों का भी प्रयोग अधिक से अधिक होता है। आकार स्थिति के आधार पर आसानी से बनाया जा सकता है मानचित्र किसी भी क्षेत्र का। अपने साथ ले जाने में या हम किसी नई जगह पे जा रहे हैं, उस जगह पे हम मानचित्र को अगर फॉलो करते हैं तो हम आसानी से अपने यथा स्थान पर पहुंच सकते हैं। वर्तमान समय में गूगल मैप के द्वारा हम जो प्रयोग करते हैं गूगल मैप, वो क्या है, मानचित्र ही है। तो जैसे जैसे तकनीकों का आविष्कार हुआ है, वैसे वैसे धीरे धीरे मानचित्रों में भी कि कहाँ कहाँ हम किस तरीके से मानचित्र का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें भी सुधार आया है। मानचित्रों का वर्गीकरण अगर हम देखते हैं तो मानचित्रों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। मानचित्रों का वर्गीकरण, मानचित्रों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। पहला किया जाता है मापनी के आधार पर, मापनी के आधार पर। फिर दूसरा किया जाता है स्थलाकृतियों के, स्थलाकृतियों के लक्षणों की प्रकृति के आधार पर। फिर तीसरा किया जाता है उद्देश्यों के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर। और लास्ट चौथा किया जाता है रचना शैली के आधार पर, रचना शैली के आधार पर। इस तरीके से मानचित्र का वर्गीकरण जो 4 प्रकार से किया गया है, तो 4 प्रकार में सबसे पहला है मापनी के आधार पर, कि मापनी का जब हम निर्माण करते हैं, बड़ी मापनी, छोटी मापनी, उसके आधार पर भी मानचित्रों के 4 प्रकार बताए गए हैं। जब मापनी का हम वर्गीकरण करते हैं तो इसके भी कितने भाग बताए गए हैं, 4 भाग बताए गए हैं। सबसे पहला होता है भू संपत्ति मानचित्र, भू संपत्ति मानचित्र। फिर दूसरा आता है
हम ये कहते हैं भूसंपत्ति मानचित्र। फिर दूसरा होता है स्थलाकृतिक मानचित्र। स्थलाकृतिक मानचित्र। फिर इसमें ही थर्ड होता है दीवारी मानचित्र। दीवारी मानचित्र। और फोर्थ आता है एटलस। एटलस मानचित्र। इस तरीके से मापनी मानचित्रों के आधार पर 4 प्रकार बताए गए। सबसे पहले होता है भूसंपत्ति मानचित्र। भूसंपत्ति मानचित्र हम ऐसे मानचित्र को कहेंगे जिसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि किसी गांव का, कस्बे का, भवन का, खेतों का, जब हम सपोज मान लो हम इन सभी वो क्या होते हैं भूसंपत्ति मानचित्र, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब हम एक घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जमीन खरीदते हैं। जो जमीन हम ले रहे हैं वो जमीन हम क्या करते हैं, नगर पालिका से उसको अपने नाम पर करवाते हैं और उसका जो भी प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करते हैं। वो ज़मीन क्या हो जाती है, हमारे नाम पर हो जाती है और उसको हम घर बना सकते हैं। मतलब इन फ्यूचर भी अगर हमें उस ज़मीन को बेचना है तो वो हम बेचेंगे और कोई उसको अदरवाइज नहीं बेच सकता है। इसलिए ही इसको क्या कहा गया है, भूसंपत्ति मानचित्र। संपत्ति इसलिए क्योंकि व्यक्ति की खुद की हो जाती है, और भू इसलिए क्योंकि वो पृथ्वी का भाग है, पृथ्वी का हिस्सा है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, भूसंपत्ति मानचित्र कहा जाता है। ऐसी पृथ्वी, ऐसा हम ये कह सकते हैं क्षेत्र या पृथ्वी का हिस्सा जो व्यक्ति स्वयं खरीदता है। जैसे खेत है, खेत व्यक्ति के स्वयं के होते हैं, सभी के अलग अलग होते हैं। पर्टिकुलर ऐसा तो है नहीं कि पूरे भारत देश में या एक किसी हम जिले में या किसी एक क्षेत्र में जितने भी खेत होते हैं वो किसी एक ही व्यक्ति के होते हैं और किसी के नहीं होते, ऐसा नहीं होता है। कुछ व्यक्ति के 5 होते हैं, कुछ के 10 होंगे, लेकिन सबका मालिक अलग अलग होता है। तो जो खेतों का जो मालिक है वो क्या होता है, भूसंपत्ति मानचित्र कहा जाएगा। मालिक भूसंपत्ति मानचित्र नहीं कहा जाएगा, वो जो खेत है वो क्या होंगे, भूसंपत्ति मानचित्र कहलाएंगे। तो गांव है, कस्बे हैं, हम ये कह सकते हैं खेत है, भवनों का जो हम निर्माण करते हैं वो सारे ही किस में आते हैं, भूसंपत्ति मानचित्र। भूसंपत्ति मानचित्र की मापनी, बड़ी मापनी के ऊपर भूसंपत्ति मानचित्रों का निर्माण किया जाता है। फिर आता है स्थलाकृतिक मानचित्र। स्थलाकृतिक मानचित्र हम कह सकते हैं ऊंचावास है, प्रभाव प्रणालियां हैं, जलाशय हैं, वन क्षेत्र हैं। वन क्षेत्र हम देखते हैं ना कि काफी जगह पे वन क्षेत्र पाए जाते हैं जिसके अंतर्गत हम भवनों का निर्माण नहीं कर सकते, मनुष्य वहाँ नहीं रह सकता है। तो ऐसे जो मानचित्रों का निर्माण होता है वो मानचित्र क्या कहलाते हैं, स्थलाकृतिक मानचित्र कहलाते हैं। हम जब मानचित्र देखते हैं उसमें हमें वनों के मानचित्र अलग ही देखने को मिलते हैं, वनों के मानचित्र देखने को मिलेंगे, हमें पर्वतों के अरावली श्रृंखला के मानचित्र भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से वो जितने भी मानचित्र हम बनते हैं, भौतिक प्रदेशों के मानचित्र बनते हैं, वो सारे ही किसके अंतर्गत आते हैं, स्थलाकृतिक मानचित्रों के अंतर्गत आते हैं। अब आता है दीवारी मानचित्र। नाम से ही पता पड़ रहा है कि दीवार पे लटकने वाले मानचित्र को हम दीवारी मानचित्र कहते हैं। दीवारी मानचित्र का सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, कक्षा कक्ष में किया जाता है। कक्षा कक्ष में अध्ययन कराने के लिए बालकों को इसका दीवारी मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। दीवारी मानचित्र की मापनी, छोटी मापनी पर दीवारी मानचित्रों का निर्माण किया जाता है। भूसंपत्ति मानचित्र और स्थलाकृतिक मानचित्र बड़ी मापनी पर निर्माण किया जाता है। स्थलाकृतिक मानचित्र की हम जो आरेख होता है, भारतीय मानचित्रों में स्थलाकृतिक मानचित्रों का आरेख 10 लाख से लेकर 25,000 तक का होता है। और दीवारी मानचित्र जो होते हैं इसकी मापनी, दीवारी मानचित्र और एटलस मानचित्र, इसकी मापनी क्या होती है, छोटे मापनी के ऊपर इसका निर्माण किया जाता है। तो दीवारी मानचित्र का अधिक प्रयोग कहाँ किया जाता है, कक्षा कक्ष में या अध्ययन कार्य के लिए दीवारी मानचित्र का प्रयोग किया जाता है, जो दीवारों पर आसानी से टंग जाते हैं। हम देखते हैं कि जो चार्ट पर मानचित्र बने हुए आते हैं वो सारे ही मानचित्र किसके ऊपर बने हुए होते हैं, वो दीवारी मानचित्र का ही एग्जाम्पल होते हैं। अब है एटलस मानचित्र। एटलस मानचित्र दीवारी मानचित्र से छोटे होते हैं, लेकिन कक्ष जो हमारी बुक में या किताबों में जो मानचित्र छप के आता है ना उससे बड़े होते हैं। हम देखते हैं ना जो हमारे बुक्स में भी मानचित्र छपे हुए होते हैं, लेकिन उन मानचित्रों से बड़े होंगे और दीवारी मानचित्र से छोटे होंगे, उसको हम एटलस मानचित्र कहते हैं।
एटलस मानचित्र के लिए हम ये कह सकते हैं, जैसे हमें भारत में एटलस का निर्माण करना है तो हमें उसके सबसे बड़े राज्य का देखना पड़ेगा। जैसे सबसे बड़ा राज्य भारत का है राजस्थान, तो इस तरीके से हम एटलस का जब निर्माण करेंगे तो उसको अलग अलग तरीके से बनाते हैं, उसको प्रयोग लेकर आते हैं। तो मापनी के आधार पर जब मानचित्र बनते हैं तो मापनी के आधार पर, बड़ी मापनी के आधार पर भू संपत्ति मानचित्र और स्थलाकृतिक मानचित्र, छोटी मापनी के आधार पर दीवारी मानचित्र और एटलस मानचित्रों का निर्माण किया जाता है। अब स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर स्थलाकृतिक, यहाँ पर स्थलाकृतिक मानचित्र दे रखे हैं, यहाँ पर स्थलाकृतिक लक्षण दे रखे हैं। स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर मानचित्रों का जब हम प्रकार देखते हैं तो दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन ये दोनों ही एक साथ इंक्लूडिंग होते हैं, अलग अलग से इनकी डेफिनेशंस नहीं समझाई जाती है। तो स्थलाकृतिक मानचित्रों को जब हम देखते हैं तो स्थलाकृतिक मानचित्र होते हैं उच्चादृशी मानचित्र, उच्चादृशी मानचित्र और प्लेनीमेट्री मानचित्र। जब मैं इसकी डिवाइडेशन पढ़ाऊंगी तब इसको और डीपली बताऊंगी। स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर मानचित्र, स्थलाकृतिक लक्षणों की प्रकृति के आधार पर मानचित्र, उच्चादृशी और प्लेनीमेट्री। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जलाशय है या वन क्षेत्र है, तो वन क्षेत्र ऐसा तो हो नहीं सकता है कि लगातार एक ही जैसे पाए जाते हैं वन क्षेत्र। कभी वन संपत्ति ज़्यादा भी हो जाती है, कभी कम भी हो जाती है। वनों का जो हिस्सा होता है कई बार धीरे धीरे जब हम 5 साल बाद या हम ये 2 साल बाद में भी उसका अध्ययन वो देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, वापस से उसकी प्लॉटिंग करते हैं, तो कुछ ऐसे हिस्से भी होते हैं जो जिन पर या तो मनुष्य अधिग्रहण कर लेते हैं या फिर उस पर जीव जंतु रहने लग जाते हैं। तो वन क्षेत्रों का जो क्षेत्र होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो लक्षण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे पर्वत है, पर्वत भी धीरे धीरे क्या होते हैं, नीचे से उनकी या तो कम होते जाते हैं। चट्टान है वो भी क्या होती जाती है, सपाट होती जाती है। पर्वत है उसका कोई हिस्सा नीचे की तरफ आ गया तो पर्वत की जितनी ऊंचाई हमने काउंट करी थी उतनी ऊंचाई से वो क्या हो गया, कम हो गया। तो क्या हुआ, स्थलाकृतिक लक्षण हुए। तो इसी कारण से स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर इन दोनों ही मानचित्रों का निर्माण किया जाता है। लक्षण इसलिए ही कहे गए हैं क्योंकि जैसे कभी जब हम इसका निर्माण करने लगते हैं तो ये निर्माण किसके आधार पर टिका होता है, उनके लक्षणों के आधार पर टिका हुआ होता है। नदियां हैं, नदियों का जब हम मानचित्र निर्माण कर रहे हैं तो कभी नदियों का हिस्सा क्षेत्र क्या हो जाता है, नदियों के क्षेत्र में यदि मानव ने अधिग्रहण कर लिया है तो उसका क्षेत्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो उसका लक्षण भी क्या होएगा, प्रकृति क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। तो मानचित्र जब हम निर्माण करेंगे तो उसके आरेख में भी कमी आ जाएगी, मापनी में भी कमी आ जाएगी। फिर आता है उद्देश्यों के आधार पर। उद्देश्यों के आधार पर अगर हम मानचित्र देखेंगे तो उद्देश्यों के आधार पर मानचित्रों का निर्माण हमारे 8 तरीके से किया जाता है। सबसे पहला आता है उद्देश्यों के आधार पर मानचित्र, इस तरीके से ले लेती हूँ। भौतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, भौतिक प्रदेश हम देखते हैं 4 उससे हम बांटते हैं भौतिक प्रदेशों को। तो भौतिक प्रदेशों के आधार पर मानचित्रों का निर्माण किया जाता है। उद्देश्य क्या होता है इसका कि हम जितने भी भौतिक प्रदेश होते हैं उन सभी के आते हैं पर्वत, पठार, द्वीप, नदियाँ, इन सभी के आधार पर हम क्या करते हैं, मानचित्र का निर्माण करते हैं। फिर दूसरा आता है जनसंख्या मानचित्र। जनसंख्या मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, हम किसी क्षेत्र की जनसंख्या को काउंट कर रहे हैं। जब काउंट कर रहे हैं तो उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, उसका मानचित्र का निर्माण करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ हम उसकी पृथ्वी या हम ये कह सकते हैं उसके हिस्से के आधार, क्षेत्र के आधार पर, किसी क्षेत्र की आकार स्थिति के आधार पर निर्माण करेंगे। नहीं, आकार स्थिति के आधार पर निर्माण तो हो गया भौतिक मानचित्र में, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ कितने क्षेत्र में व्यक्ति रह रहे हैं उसके अधिवास के आधार पर उसका निर्माण किया जाता है।
फिर आता है नगर मानचित्र। नगर मानचित्र कितने क्षेत्र में नगर पालिका का हिस्सा आता है, कितने क्षेत्र में नगर निगम आ रही है, कितने क्षेत्र में कि उस जगह में गांव आते हैं, कस्बे लगते हैं, वो जितनी भी मानचित्रों का निर्माण होता है वो होता है नगर मानचित्र के अंतर्गत। फिर आता है सांस्कृतिक मानचित्र। सांस्कृतिक मानचित्र जिसमें हम खान पान है, रीति रिवाज है, रहन सहन है, पहनावा है, वेशभूषा है, ये सारी ही चीजें किस में आएगी, कौन से मानचित्र में काउंट होती है, सांस्कृतिक मानचित्र में आती है। फिर आती है राजनीतिक मानचित्र। उस क्षेत्र की राजनीतिक मानचित्र या राजनीतिक किस तरीके से प्रभावित करती है उस क्षेत्र को, उस क्षेत्र के आकार स्थिति को, तो वो होता है राजनीतिक मानचित्र। फिर आता है ऐतिहासिक मानचित्र, इसी के अंतर्गत आता है इसी के अंतर्गत आता है 4th, 5th और 6th आता है ऐतिहासिक मानचित्र। ऐतिहासिक मानचित्र हम ये कह सकते हैं, सपोज मान लो हम हल्दी घाटी का मानचित्र बना रहे हैं, तो हल्दी घाटी में ऐसे कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर इतिहास के आधार पर, या हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन शिलाएं इतनी सारी विद्यमान है, इतनी सारी वहाँ पर ऐतिहासिक रूप से हम ये कह सकते हैं भवन निर्माण किए हुए हैं, वहाँ पे कोई किले बनाए हुए हैं, वो सभी किस में आएंगे, ऐतिहासिक मानचित्र में आएंगे। चित्तौड़गढ़ का जब हम मानचित्र बनाएंगे तो वो भी किस में के अंतर्गत आएगा, ऐतिहासिक। मतलब वहाँ के इतिहास के आधार पर कि वहाँ की जो संरचना करी गई थी किस आधार पे करी गई है, कितने वहाँ पर स्तंभ बने हुए हैं, इन सभी के आधार पर ऐतिहासिक मानचित्र का निर्माण किया जाता है, जिसमें हमें पुराने समय में जिन भी चीज़ों का निर्माण हुआ है उन सभी का अध्ययन करने को मिलता है, और किसने उसका निर्माण करा है, उसकी आकृति कैसी है, कितने फीट ऊंचा है, उसमें क्या क्या वो है। हम ये कह सकते हैं जैसे हम ताजमहल का अध्ययन करते हैं वो भी किस में आएगा, ऐतिहासिक मानचित्र के अंतर्गत ही आएगा। फिर आता है सैनिक मानचित्र। सैनिक मानचित्र, ये मानचित्र अलग ही निर्माण किए जाते हैं, आम व्यक्ति इस मानचित्र का अध्ययन नहीं कर सकता है, कोई भी हो कोई नहीं अध्ययन कर सकता, ये सिर्फ सैनिकों के लिए निर्माण किया जाता है। क्योंकि जब सैनिक जब हम ये कह सकते हैं कि बॉर्डर पर युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर किस जगह पे उनको पानी की सुविधा मिल सकती है, किस जगह पर वो रह सकते हैं, किस जगह पर वो अपना निवास स्थल बना सकते हैं, कहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो आदर व्यक्ति होते हैं या जो हम आतंकवादी या कोई भी व्यक्ति जो दुश्मन होते हैं वो किस तरीके से वहाँ पर उनका सामना या कहाँ से वो आ सकते हैं, इन सारी चीज़ों का निर्माण किसके अंतर्गत देखा जाता है, सैनिक मानचित्र। तो सैनिक मानचित्र कोई आम व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, ये मानचित्र स्पेशली सिर्फ सैनिकों के लिए ही या हम ये कह सकते हैं आर्मी ऑफिसरों के लिए ही निर्माण किए जाते हैं, सभी व्यक्ति इसका निर्माण नहीं या सभी व्यक्ति इसका अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरीके से निर्माण किए जाते हैं कि इसको कोई आम व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। अगर आम व्यक्ति ही पढ़ लेगा इसको तो क्या होएगा, ये जो मानचित्र है या हम ये कह सकते हैं जो सैनिकों की सुरक्षा होनी चाहिए वो चीज़ वहाँ पर नहीं आएगी, इसलिए ये मानचित्र का निर्माण सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि सैनिकों के लिए ही किया जाता है। और लास्ट मानचित्र आता है हमारा इसमें आर्थिक मानचित्र। आर्थिक मानचित्र किसी क्षेत्र की आर्थिक स्थिति के आधार पर, सपोज मान लो औद्योगिक क्षेत्र है, कोई क्षेत्र औद्योगिक है, वहाँ पे माइंस हैं, औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर क्या होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं आर्थिक स्थिति मजबूत क्यों है, क्योंकि वहाँ पर खनिज संपदा पाई जा रही है, या हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर अन्य प्रकार की और भी कई सारे औद्योगिक क्षेत्र विद्यमान है, जिसके कारण वहाँ पे कच्चा माल आसानी से मिल जाता है, मजदूर आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए वो क्षेत्र क्या भी है, औद्योगिक क्षेत्र है, और वहाँ पर अच्छा जीवन यापन हो रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस आर्थिक मानचित्र का भी निर्माण किया जाता है। तो उद्देश्यों के आधार पर मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। लास्ट आता है अपना रचना शैली के आधार पर मानचित्र। रचना शैली के आधार पर मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक। गुणात्मक मानचित्रों में हम ये कह सकते हैं कि उसके गुणों के आधार पर मानचित्र बनाए जाते हैं, जैसे रंग के आधार गुण में हम ये ले सकते हैं कि वो किस जगह को दर्शा रहा है, रंग छाया के आधार पर जो मानचित्र बनते हैं ये सारे ही क्या होते हैं, गुणों के मानचित्र होते हैं। रचना शैली के आधार पर, रचना शैली के आधार पर 2 प्रकार के मानचित्र बताए गए हैं, गुणात्मक
मानचित्र और मात्रात्मक मानचित्र। गुणात्मक मानचित्र, गुणों के आधार पर जिन मानचित्रों का निर्माण किया जाता है वो सारे ही गुणात्मक मानचित्र होते हैं। मात्रात्मक मानचित्र, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि सारे ही जैसे हम खनिज क्षेत्र देखते हैं, क्या करते हैं हम कुछ हिस्से को हम अलग अलग कलर से डिवाइडेड कर देते हैं, तो वो क्या होता है उतनी ही मात्रा के आधार पर, भाई सपोज मान लो कि हम उदयपुर का राजस्थान उदयपुर वो बता रहे हैं, उसका माइंस का हिस्सा बताते हैं, तो उसकी मात्रा कितनी है उतने से ही हिस्से को हम क्या करेंगे डॉट या अलग कलर से या उसको करके हम उसमें मात्रा बताते हैं, तो इसलिए उसको मात्रात्मक मानचित्र कहते हैं। जब मैं इनका अलग से और उसको हम ये कह सकते हैं कि अलग से इसका वर्गीकरण कराएंगे तो इसको और अच्छे से समझाएंगे। तो इस तरीके से जो मानचित्रों का वर्गीकरण किया गया था वो हम मानचित्रों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया, लेकिन उसके भी अलग से डिवाइडेशन किए गए हैं। इस मापनी के आधार पर 4 प्रकार के हैं, स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर 2 प्रकार के हैं, उद्देश्यों के आधार पर 8 प्रकार के हैं और रचना शैली के आधार पर 2 प्रकार के। आज आपका गृहकार्य प्रश्न है, मैं और इसको विस्तार से एक एक को लेकर विस्तार से मैं आपको इसके आगे के नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। गृह कार्य है इसका आज का, मानचित्र को परिभाषित करते हुए मानचित्रों का वर्गीकरण कीजिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन